हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी एकेडमी में। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको 12th क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जैसे कि हिंदी में राष्ट्रीय आय तथा उससे संबंधित जो समुच्चय होते हैं, जो कंसेप्ट हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे जो हमें कवर अप करने टॉपिक, उसका जो पहला टॉपिक आपका रहेगा वो है राष्ट्रीय आय की अवधारणा, जिसे कि हिंदी में इंग्लिश में कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम कहते हैं। नाउ सेकंड टॉपिक जो कवर अप लेना है हमें, इसमें सामान्य निवासी और गैर निवासी, नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। थर्ड टॉपिक आपका घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय होता क्या है, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। नाउ फोर्थ नंबर पे आपका शुद्ध और सकल, मतलब कि नेट एंड ग्रॉस। लास्ट में आपको जो टॉपिक कवर करना है वो है आपका कारक लागत और बाजार कीमत, जिसे कि इंग्लिश में फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो पहले टॉपिक के साथ, जो कि है राष्ट्रीय आय की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होती है, जो राष्ट्रीय से हिंदी में राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल योग होता है या कुल जोड़ होता है। अब यहाँ पे वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर का मतलब यहाँ पे ये है कि 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल की 31 मार्च का पीरियड। अब यहाँ पे ऑल ओवर जितने नागरिक हैं उन सभी नागरिकों की कमाई का जो टोटल होगा उसे हम कहेंगे राष्ट्रीय आय। अब इंग्लिश में क्या लिखा है, नेशनल इनकम इज़ द सम ऑफ अर्न फैक्टर इनकम by its normal citizen in a financial year. You know that financial year 1 अप्रैल to next year की 31st मार्च, बिटवीन दिस पीरियड जितने भी जब सिटीजन्स होंगे जो भी इनकम जनरेट करेंगे, द ऑल इनकम इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ओके, अब नेशनल इनकम से जुड़ी और भी चीज़ में देखते हैं हम। अब बात करेंगे हम कारक आय की। जो कारक आय होता है उसे इंग्लिश में फैक्टर इनकम कहते हैं। यहाँ पे बाय मिस्टेक कोस्ट टाइप हो गया तो कोस्ट की जगह आपको इनकम मेंशन कर लेना। तो जो कारक आय होती है वो ऐसी समस्त आय जो किसी देश के सामान्य नागरिकों द्वारा किसी प्रकार के काम करने या किसी प्रकार के साधन से कमाई जाती है। मतलब कि एक पर्सन किसी फैक्ट्री में जॉब करके या कहीं पे काम करके या किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या बिजनेस खोल करके अगर पैसा कमाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसकी कारक आय, उसने कोई फैक्टर लगाया है। यहाँ पे एग्जाम्पल जो होते हैं इसका, उसकी सैलरी हो सकती है, उसकी मजदूरी हो सकती है। इंग्लिश में ही बात देखते हैं क्या लिखी है, द होल इनकम दैट अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री थ्रू देयर वर्क और फैक्टर, इट इज़ कॉल्ड फैक्टर इनकम लाइक वेजेस एंड सैलरी एटसेट्रा। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया, वर्क एंड फैक्टर्स, कि पर्सन क्या है, यहाँ पे कोई वर्क करेगा, कहीं पर वो एज अ एम्प्लॉय काम करेगा, देन वो सैलरी अर्न करेगा, या कहीं पर वो क्या कर रहा है, अपनी सर्विस देने के बाद एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, एज अ बिजनेसमैन भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने फैक्टर लगा करके इनकम जनरेट कर रहा है। इन दैट सिचुएशन यहाँ पर जो इनकम आएगी उसे हम कहेंगे फैक्टर इनकम। नाउ बात करते हैं सेकेंड टाइप की इनकम, जो इसकी बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट कैसे है, क्योंकि ये ऐसी इनकम होती है जिसमें व्यक्ति को किसी प्रकार का काम नहीं करना पड़ता, ना ही कोई भी फैक्टर उसमें उसे लगाना पड़ता है। तो ऐसी इनकम को हिंदी में हस्तांतरण इनकम और इंग्लिश में ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा और डीप थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। होता क्या है कि देखो, ट्रांसफ़र इनकम के अंदर क्या है, व्यक्ति कोई कामकाज नहीं कर रहा। व्यक्ति कामकाज ना करने का मतलब क्या है कि उसने महीने में भर कोई काम नहीं किया, फिर भी वो चीज़ उसे इनकम मिल रही है। जैसे किसी की लॉटरी लग गई, किसी को स्कॉलरशिप मिल गई, या बर्थडे में किसी ने किसी को प्रेजेंट दे दिया, मतलब कोई उपहार दे दिया। तो इस टाइप की जो इनकम होती है उसे हम कहते हैं क्या, ट्रांसफ़र इनकम। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है सामान्य निवासी और गैर निवासी का, जिसे कि इंग्लिश में नॉर्मल रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स के नाम से जानते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं सामान्य निवासी के बारे में, नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो जो नॉर्मल रेजिडेंट्स या सामान्य निवासी एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो किसी देश के अंदर 1 साल से ज़्यादा रहता हो, और जो उसकी सारी की सारी एक्टिविटी है, जितनी उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो सारी की सारी उस देश के हिसाब से होती है।
चाहे वो फिर उत्पादन हो, चाहे वो आपका उपभोग हो, फिर वो चाहे वो उसका निवेश हो, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी, सारी की सारी वो उस देश के हिसाब से करता है जहाँ पे वो रह रहा होता है मोर देन 1 ईयर। तो इन दैट सिचुएशन इस व्यक्ति को हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि वो व्यक्ति उस देश का सामान्य नागरिक है। तो अ पर्सन who lived in a country more than 1 year and do all economic activities as that country like production, consumption and investment, in that situation he is a normal resident of that country। मतलब कि यहाँ पे क्योंकि वो सारी चीज़ें उस देश के हिसाब से कर रहा है तो यहाँ पर उस देश का वो सामान्य नागरिक माना जाता है। अब बात करते हैं नागरिक कौन नहीं होता, मतलब निवासी कौन नहीं है। गैर निवासी मतलब इसे इंग्लिश में नॉन रेजिडेंट्स कहते हैं। तो वे सभी लोग जो किसी देश में अन्य देशों से क्या बन के आए हैं, राजदूत, निरीक्षक या विद्यार्थी। मतलब कि कोई इंडियन एम्बेसडर या इन्वेस्टिगेटर या स्टूडेंट विदेश में जाकर के अपनी फर्दर स्टडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन वहाँ का वो गैर निवासी होगा। अब बात चलती है थोड़ा सा आगे हमारी, जो कि है घरेलू आय और राष्ट्रीय आय की, जिसे कि इंग्लिश में डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। तो जो घरेलू आय है हमारा पहला कंसेप्ट इसमें डोमेस्टिक इनकम, नाम से पता चल रहा है डोमेस्टिक मतलब घरेलू, मतलब घर के अंदर की। तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, घरेलू मतलब घर के अंदर की, मीन इनसाइड इनकम। एक देश है जैसे भारत है, इंडिया है, इंडिया के अंदर जो भी इनसाइड इनकम है, मतलब इंडिया के जितने भी पीपल है जो इंडिया में रहते हैं वो जितनी इनकम जनरेट करेंगे वो सारी की सारी होगी आपकी घरेलू आय। शब्द देख लेते हैं, वर्ड क्या लिखे इसमें। जब अर्थव्यवस्था में आय की गणना केवल घरेलू सीमा के अंतर्गत प्राप्त साधन आय को ही जोड़ा जाता है तो उसे घरेलू आय कहते हैं। इसमें भारत के जो एनआरआईज होते हैं, मतलब ऐसे भारतीय जो विदेशों में रहते हैं, उनकी इनकम को नहीं जोड़ा जाता क्योंकि वो हमारे लिए क्या होती है, एक तरीके से बाहरी इनकम होती है, आउटसाइड इनकम होती है, इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं करते। इसमें सिर्फ हम देश की अंदर की इनसाइड इनकम को जोड़ते हैं। इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, when only inside factor income included in income calculation is called domestic income, in it do not include income of non residents। मतलब एनआरआईज जितने भी लोग हैं उनकी इनकम को यहाँ पर ऐड नहीं किया जाता। ये तो बात हुई आपके घरेलू आय की। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय, जिसे कि इंग्लिश में नेशनल इनकम कहते हैं। खैर अभी हम पढ़ के आए हैं कि नेशनल इनकम होता क्या है, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या कंसेप्ट हमें गिवन है। तो जब अर्थव्यवस्था में आय की गणना के करते समय इनसाइड इनकम के साथ साथ आउटसाइड इनकम को जोड़ा जाता है, मतलब कि घरेलू आय के साथ साथ विदेशों से प्राप्त जो इनकम है, मतलब कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। वैन इंक्लूडेड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड विद डोमेस्टिक इनकम ड्यूरिंग इनकम कैलकुलेशन इट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। मतलब कि डोमेस्टिक इनकम के साथ नेट फैक्टर इनकम जो कि हमने विदेशों से कमाई है उसको भी इसमें जोड़ दिया जाता है, तो आपका बनता है नेशनल इनकम। तो अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो आप NFIA माइनस कर दीजिए नेशनल इनकम से। अगर आपको नेशनल इनकम बनाना है तो NFIA ऐड कर दीजिए, तो आप इजीली नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम निकाल सकते हैं। ना बात करते हैं इसमें आपका शुद्ध और सकल क्या होता है, नेट एंड ग्रॉस। तो पहले हम बात करेंगे ग्रॉस की। ग्रॉस क्या होता है, तो सकल मूल्य का मतलब यहाँ पे दिया है वैसा मूल्य जो किसी वस्तु की खरीद पर चुकाया जाता है। मतलब कोई नई वस्तु चीज़ खरीदते हैं जब हम, तो हम जो कीमत देते हैं, जो प्राइस पे करते हैं, वो उस वस्तु का सकल मूल्य होता है, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा होता है। अभी डेप्रिसिएशन क्लियर कर दूंगा, डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो जब भी हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो नई चीज़ पे जो हम पेमेंट करते हैं उस पेमेंट को हम सकल पेमेंट मतलब ग्रोस पेमेंट यहाँ पर कहेंगे। अब बात करते हैं शुद्ध पेमेंट। शुद्ध क्या होता है, मान लीजिए आपने एक फ़ोन परचेज़ किया था नया 10,000 रुपये का, और कुछ टाइम के बाद वो फ़ोन पुराना हो गया, मान लीजिए 1 साल बाद आप उसे सेल आउट करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, देन उसको आपको जो कस्टमर प्राइस दे रहा है दूसरा आपका मान लीजिए 6,000 रुपये दे रहा है। इन दैट सिचुएशन 4,000 आपको क्या हो रहा है इसमें माइनस करने पड़े, क्योंकि फ़ोन आपने 1 ईयर यूज़ कर लिया, उसमें क्या हो गया, टाइम लगा हो, आपने टाइम 1 साल ख़राब किया उस पर थोड़ी कुछ स्क्रैचेस भी आए होंगे, कुछ घिसावट भी हुई होगी, कहीं ना कहीं अपने फ़ोन का यूज़ किया है तो वो थोड़ा ओल्ड हो गया है। तो ओल्ड होने की वजह से उसकी वैल्यू में जो गिरावट आई है, उसकी वैल्यू में जो
कमी आई है उस कमी को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जो शुद्ध मूल्य होता है उसमें डेप्रिसिएशन को हटा दिया जाता है, मतलब कि इसमें से उस वैल्यू को कम कर दिया जाता है और वो वैल्यू बन जाती है सेकंड हैंड। तो जब भी हम कोई पुरानी वस्तु खरीदते या बेचते हैं तो उसके मूल्य को शुद्ध कहा जाता है, और जब भी हम कोई नई वस्तु खरीदते हैं तो उसके मूल्य को सकल कहा जाता है, जिसमें कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूड होता है। लेकिन जब हम किसी भी पुरानी चीज़ को खरीदते या बेचते हैं तो उसमें से डेप्रिसिएशन हम माइनस करवा लेते हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ग्रोस निकालने के लिए आपको प्राइस के साथ डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा, कारक लागत और बाज़ार कीमत। देखिए, कारक लागत जिसे इंग्लिश में फैक्टर कॉस्ट कह रहे हैं, वो होता ये है कि जब कोई भी जो कमोडिटी है, कोई भी जो चीज़ है, कोई वस्तु है, वो फैक्ट्री में बनती है, कहीं ना कहीं बनती होगी, तो जिस कीमत पर बनती है, जितने रुपए की वो चीज़ बनती है, उस कीमत को ही हम क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी एक बुक जिसका MRP दे रखा है आपको 240 रुपये का। अब वो जो 240 रुपये का जो MRP है, वो 240 रुपये की किताब नहीं बनी होगी, वो उससे कम रेट की बनी होगी। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है टैक्स के रूप में, क्योंकि उसमें प्रोड्यूसर का फ़ायदा भी होगा, दुकानदार का फ़ायदा भी होगा, ट्रक ड्राइवर का खर्च भी होगा, मतलब जो चीज़ें, जो बीच के जितने भी वर्कर हैं इसमें इंक्लूड है, उन सभी का उसमें प्रॉफिट वगैरह ऐड होने के बाद वो आपको मिलती है बाज़ार के अंदर। तो जितने में चीज़ तैयार होती है उसे हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें दूसरा जो वर्ड यूज़ है, बाज़ार कीमत, जिसे कि मार्केट प्राइस कह रहे हैं। अब ये जो मार्केट प्राइस होता है, बाज़ार कीमत, ये वो कीमत होती है जिस पर आपको चीज़ मिलती है। मतलब किसी को, जो कोई कंज्यूमर होता है, कोई कस्टमर होता है, जितने में उसको चीज़ें मिलती हैं उसका हम कहते हैं बाज़ार कीमत। जिसमें दुनिया भर के जो टैक्सेस होते हैं, जिसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, वो सारे के सारे टैक्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को चैप्टर कम्प्लीटली समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपको तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इतनी सारी मेहनत करी है मैंने आपके लिए, तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।